तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों तो आज हम पार्ट 2 लेके आ गए हैं मिथ्या कहानी स्टोरी का। दोस्तों आपसे अनुग्रह है कि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट जरूर देखें, तभी आपको ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा, बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित। दोस्तों तो हम मिथ्या को उसके कोचिंग सेंटर पर देखते हैं जहाँ मिथ्या का सुकी नाम का टीचर उसका हाथ पीछे से मोड़ता है और मिथ्या को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और मिथ्या जिसका दर्द होता है, मिथ्या के आंसू से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। इसी के समय बाद वो सुकी नाम का टीचर अपनी कोचिंग की छुट्टी कर देता है, वहाँ सारे बच्चे निकल जाते हैं। अब मिथ्या अपनी सहेली के साथ जाते हुए और कहती है कि सुकी सर बहुत ही बदतमीज हैं और बहुत ही बेईमान हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ बहुत ही बेसुरगी से पेश आते हैं। तो सुकी की मिथ्या की सहेली बोलती है कि चल ठीक है यार, सर हैं वो अपने गुरु हैं, भगवान समान होते हैं, माँ बाप के समान होते हैं, वो अपने लिए जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये सब बातें होते होते मिथ्या अपने घर पहुंचती है और मिथ्या अपनी माँ से भी बोलती है कि आज सुकी सर ने मेरा हाथ पीछे से मोड़ा था और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मिथ्या की माँ बोलती है कि चल ठीक है, सर हैं, तूने कुछ गलती करी होगी तभी उन्होंने डांटा होगा तुझे। तो ऐसी सोच समय गुजर जाता है। अब जैसे जैसे समय गुजरता है, सुकी की हिम्मत और बढ़ती जाती है और मिथ्या की कमजोरी और कमती जाती है। दोस्तों फिर देखते हैं कि सुकी फिर से अगले दिन अपनी खाना पीना खा के और उसकी माँ काम पर निकल जाती है बर्तन साफ करने के लिए घरों में मिथ्या की। फिर मिथ्या अपने स्कूल निकल जाती है। अब सुकी मिथ्या के स्कूल से पीछा करने लगा। अब वो हर जगह पीछा करता था मिथ्या का, सुकी जहाँ जहाँ वो जाती थी। तो इसी तरह कम से कम महीने भर हो गया और मिथ्या का पीछा करते करते सुकी को, तो मिथ्या को एहसास हो गया है कि सुकी अब उसका पीछा कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही मेरे साथ। तभी मिथ्या अपने घर आती है और माँ से रो कर बोलती है कि माँ अब मैं ना कोचिंग जाऊँगी, अब ना तुम मुझसे ज़बरदस्ती करोगी, क्योंकि मिथ्या समझ चुकी थी सुकी पर उसकी गंदी नज़र है, मिथ्या पर उसकी गंदी नज़र है सुकी की। दोस्तों तो मिथ्या की माँ जाती है और सुकी से मिलने के लिए बोलती है। तो मिथ्या की माँ सुकी के कोचिंग सेंटर जाती है और सुकी को एक थापड़ जड़ती है और बोलती है मिथ्या की माँ, क्योंकि तुमने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी करते हो, क्यों मेरी बेटी का पीछा करते हो। तो सुकी बोलता है मैं तुम्हारी बेटी का पीछा नहीं करता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं भेजना कोचिंग तो मत भेजो और मेरी बकाया फीस दे देना। ये कहकर मिथ्या की माँ वहाँ से चली जाती है और आज से मिथ्या को कोचिंग जाने मना कर देती है। मिथ्या भी कोचिंग नहीं जाती है। अब सुकी टेंशन में हो जाता है, क्योंकि अब मिथ्या नहीं आती है कोचिंग, तो अब वो उसको देख बिना नहीं रह पा रहा था। तो उसने एक काम किया कि अब वो कोचिंग अपनी मिथ्या के गांव के पास लाएगा और मिथ्या घर के पास एक कमरा खाली होता है, उसी कमरे में कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। अब वहीं से सारे बच्चे पढ़ने आने लगते हैं, लेकिन मिथ्या नहीं जाती है और मिथ्या के पास के कमरे में कोचिंग पढ़ाता है सुकी। ये सब देखकर सुकी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि सुकी मिथ्या को पाना चाहता था, क्योंकि उसकी हैवानियत जाग चुकी थी। अब मिथ्या बहुत ही डर चुकी थी, क्योंकि जो इंसान से वो बचना चाहती थी वही इंसान उसके घर के पास आ गया अब रहने के लिए। अब दोस्तों कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जहाँ मिथ्या की माँ को कुछ काम था और वो रात को थोड़ी देर से आती है, तभी कुछ बहुत बड़ा भयावह हादसा होता है मिथ्या के, जिसकी रूह कपा देने वाली कहानी शुरू होती है। आप देखते हैं कि सुकी अपनी कोचिंग की छुट्टी 4 बजे करता था डेली, लेकिन वो आज छुट्टी करने के बाद भी रूम खाली करके नहीं जाता है और रूम में ही रहता है। अब जैसे ही वो देखता है कि मिथ्या की माँ अभी नहीं आई है, तो वो मिथ्या के घर पर दस्तक देता है सुकी। जैसे ही सुकी मिथ्या के घर पर दस्तक देता है तो मिथ्या पहले पूछती है कौन है। तो सुकी आवाज़ चेंज करके बोलता है कि मैं हूँ दीदी, आपके गांव का पड़ोसी का बेटा हूँ, चीनी लेने आया हूँ। तो मिथ्या बेचारी दरवाज़ा खोलती है और जैसी दरवाज़ा खुलती है तो सामने सुकी को पाकर बहुत ही डर जाती है और गेट लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सुकी बहुत ही हैवान इंसान था, वो मिथ्या को धक्का देकर अंदर से गेट बंद कर लेता है। अब दोस्तों जो सुकी मिथ्या के साथ कमरे में हैवानियत करता है वो सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी।
अब वो मिथ्या को पकड़कर उसके कमरे के अंदर ले जाता है और उसके बेड पे उसको पटक देता है। मिथ्या जोर जोर से चिल्लाती है तो वो उसको धे थापड़ इतने थापड़ मारता है कि उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है, सुकी अपनी हवस उसके साथ बुझाना शुरू करता है। साथ ही साथ उसका एक वीडियो बना लेता है और कम से कम 1 घंटे तक उसने उसके साथ प्रवृत्ता की और उसका शरीर नोचा जिस्म से। ये सब करके वो सुकी वहाँ से निकल जाता है और अपना मोबाइल लेकर चला जाता है। जैसे ही मिथ्या की माँ घर आती है और अपनी बेटी को ऐसा बंजर पड़ा देखकर उसकी भी रूह कँप जाती है। आनन फानन में वो चिल्ला कर हल्ला करती है और गांव मोहल्ले के आ जाते हैं। सब लोग मिलकर पुलिस को फ़ोन लगाते हैं और पुलिस भी आती है, लेकिन सुकी का कोई अता पता नहीं। सुकी फरार हो चुका होता है। दोस्तों, पुलिस वाले भी इस केस को जल्दी बंद करना चाहते थे, लेकिन पुलिस वाले सोचते थे कि अब सुकी कहीं नहीं मिलने वाला, तो उन लोगों ने इस केस को बंद ही करने वाले थे। तभी एक और हादसा मिथ्या के साथ होता है, क्योंकि अब सुकी को फरार हुए 1 महीना हो गया था। कोई उसका ठिकाना ना कोई पता चला। पुलिस वाले भी साले ढील दे चुके थे केस में, क्योंकि वो जानते थे कि चलो रेपिट है, भाग गया हो गया, अब थोड़ी ना पकड़ वाले, क्योंकि गरीबों की कहाँ सुनते पुलिस वाले भैया। तो एक कहानी बिल्कुल सेम सत्य घटना है कि गरीबों की नहीं सुनते पुलिस वाले। तो ऐसे ही महीने भर हो गया, लेकिन मिथ्या को न्याय नहीं मिला। फिर उसी रात सुकी फिर से दस्तक देता है 1 महीने बाद मिथ्या के घर। अब की बार वो कुछ बड़ा हादसा करने के लिए आया था। अब दोस्तों, क्योंकि मिथ्या के घर में उसकी माँ और मिथ्या दोनों ही अकेले रहती थी, सुकी अब की बार रात के समथिंग 12 बजे आता है और मिथ्या घर पर दस्तक देता है। तो मिथ्या की माँ उठती है और दरवाज़ा नहीं खोलती है। पहले पूछती है कौन हो, तो सुकी फिर से आवाज़ चेंज करके बोलता है मैं इंस्पेक्टर हूँ और आपकी बेटी के बारे में कुछ जानने आया हूँ, क्योंकि सुकी नाम का लड़का पकड़ा गया है। ये सुनते ही मिथ्या की माँ जैसे ही गेट खोलती है, माँ सुकी को पाकर वो भी घबरा जाती है और अंदर से गेट लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सुकी मिथ्या की माँ को लात मारता है तो मिथ्या की माँ झट से नीचे ज़मीन पर गिरती है और उसका सिर जमीन से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो सुकी घर के अंदर दाखिल हो जाता है और अंदर से गेट बंद कर देता है। वो सीधा मिथ्या के रूम की तरफ जाता है, जहाँ मिथ्या लेटी हुई आराम कर रही थी। तभी सुकी उसके ऊपर आ चढ़ता है और उसको जकड़ देता है अपनी बाहों में। मिथ्या देखकर उसको घबरा जाती है, क्योंकि मिथ्या जैसे तो उस हादसे से बाहर आई, फिर से वो उसके साथ वहाँ पर व्यवहार करता है। अब ये सब होते हुए उसकी माँ देख रही होती है। तभी उसकी माँ को थोड़ा होश आता है और वो डंडा लेकर अपनी बेटी को बचाने आती है, लेकिन सुकी बच जाता है और उसकी माँ को बहुत जोर का धक्का देता है, जिससे उसके मिथ्या के रूम में रखे हुए एक एंगल में उसका सिर घलता है और उसके सिर में वो एंगल सीधा आर पार हो जाता है, जिससे मिथ्या की माँ की मौत हो जाती है। ये देखकर मिथ्या बेहोश हो जाती है और सुकी भी घबरा जाता है। तो सुकी क्या काम करता है कि मिथ्या को कंधे पर उठाकर सीधे जंगल की ओर भागना शुरू कर देता है और मिथ्या की माँ को वहीं छोड़कर घर में आग लगा देता है, जिससे पुलिस वालों को सबूत न मिले। फिर भी जब सुबह होती है तो मिथ्या घर बहुत ही ज़्यादा जल चुका होता है, क्योंकि आसपास के गांव बहुत ही घर दूर थे, ताकि अब जैसे ही लोग घर के पास पहुंचते हैं तब तक आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। अब जैसे ही पुलिस आती है तो मिथ्या की माँ को पूरा जला हुआ पाती है, तो समझ जाते हैं ये कहीं ना कहीं सुकी का काम है। अब इस केस में पुलिस बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, क्योंकि केस बहुत ही बड़ा हो चुका था। अब एक पॉलिटिकल से भी जुड़ चुका था, क्योंकि लोगों ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और थाने में जाकर पुलिस वालों के भी खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, जिससे अब पुलिस वालों के ऊपर भी प्रेशर हो रहा था और सुकी को जल्द से जल्द पकड़कर मिथ्या को जीवित पकड़ना जरूरी था, क्योंकि अब ये न्यूज में और पॉलिटिकल से जुड़ चुका था। तो पुलिस भी अब टाइट हो चुकी थी, बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी थी। अब चारों तरफ पुलिस मिथ्या और सुकी को ढूंढना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, इस केस को 5 दिन और हो जाते हैं मिथ्या की मरे, फिर भी सुकी और मिथ्या कोई अता पता नहीं चलता है। वहीं सुकी मिथ्या को एक जंगल में लेकर
एक छोटी सी कोठरी में रहता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिथ्या के साथ वो डेली रेप करता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। खाने के नाम पर वो उसे सिर्फ 2 ब्रेड और 1 बिस्कुट देता है, जिससे मिथ्या जिंदा रहे और उसकी हवस पूरी करती है। आज दोस्तों इस केस को 1 महीना हो गया। अब मिथ्या अभी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, क्योंकि सुकी उसके साथ डेली बलात्कार करता था। अब मिथ्या प्रेग्नेंट हो चुकी थी तो सुकी उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं सुकी भी मिथ्या से प्यार करता था, लेकिन वो उसे मानना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसको रखेल बना कर अपने घर में अपनी बीवी की तरह रखना चाहता था। लेकिन एक तरफा प्यार, ज़बरदस्ती वाला प्यार इसे कहते हैं हम लोग। दोस्तों तभी देखते हैं कि अब यहीं से पुलिस को सबूत मिलना शुरू होता है। अब 1 महीने मिथ्या की मरे को हो जाता है, तब तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन अब सुकी सोचता है कि मैं मिथ्या की डिलीवरी कराऊंगा और अपने बच्चों को पालूंगा। तो वो रात के 12 बजे मिथ्या को अपने कंधे पर लादता है और एक टैक्सी का कहीं से आसपास से बंदोबस्त करता है, अपने मुंह को कवर करके मिथ्या को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। जैसे ही वो मिथ्या को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराता है तो मिथ्या जैसे ही हॉस्पिटल में दाखिल होती है तो नर्सें बोलती हैं सुकी से कि तुम बाहर रहो, अब मैं तुम्हारी बीवी का चेकअप करती हूँ, तुम्हारी बीवी कितनी स्वस्थ है और बच्चा प्रेग्नेंट करने के लिए दे सकती है कि नहीं अभी। तो सुकी जैसे ही बाहर होता है रूम से तो मिथ्या उस नर्स के पैरों में गिर पड़ती है और रोने लगती है, सारी कहानी बताती है शुरू से लेकर एंड तक। तो नर्स को भी उस पर दया जाती है और वो उसको मोबाइल देती है। जैसे ही मोबाइल देती है तो वहाँ पर तुरंत पुलिस आ जाती है और अस्पताल को चारों तरफ से घेर लेती है। तो सुकी भी अपना 375 का कट्टा लेके 315 का वहाँ पर फायरिंग करता है, जिससे सारे हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। अब पुलिस वाले भी अपनी गन निकाल लेते हैं और सुकी को दूर से ऐलान करते हैं कि सुकी तुम जहाँ कहीं भी हो अपना हथियार फेंक दो और सरेंडर कर दो, अब तुम बच नहीं सकते हो, चारों तरफ से तुम्हें पुलिस वालों ने घेर लिया। तभी सुकी मिथ्या के रूम में जाकर, जहाँ वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, उसको गन पॉइंट पर लेता है मिथ्या को और बाहर निकलते हुए आता है, बोलता है कि साहब अगर आपने हमें कुछ भी करा तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। तो पुलिस वाले घबरा जाते हैं और अपनी गन नीचे रख देते हैं। फिर भी सुकी को समझाते हैं कि सुकी तुम ऐसा गलत कर रहे हो, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, तुम्हें कम सजा होगी, तुम एक हत्या पहले कर चुके हो, लेकिन दूसरी हत्या नहीं करने दूंगा तुम्हें। ऐसे ही कहते कहते सुकी आगे बढ़ते हुए जा रहा था, तभी एक पुलिस वाला पीछे से आता है और उसको डंडा मारता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। तभी पुलिस वाले उसको दबोच लेते हैं। अब दोस्तों इसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और देखते हैं जैसे ही सुबह कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया वाले आते हैं और बहुत से लोगों से मारने आते हैं, पत्थरबाजी होती है, लेकिन पुलिस वाले की कस्टडी में रहकर सुकी सुरक्षित था। लेकिन मिथ्या को अपनी माँ का बदला चाहिए था और अपने साथ हुए रेप का बदला चाहिए था। वो जानती थी कि कुछ नहीं होगी, 10-15 बाद फिर से जेल से छूट के आ जाएगा ये, लेकिन मिथ्या के अंदर बदला लेने की, क्योंकि वो चारों तरफ से टूट चुकी थी, अब उसका कोई नहीं था, उसका इज्जत भी नहीं थी उसके पास। तो मिथ्या बोलती है मुझे सुकी से एक बार मिलना है। तो पुलिस वाले उसको मिलने के लिए जेल के अंदर ले जाते हैं। तो सुकी देखता है कि मिथ्या से मिलने आया है, तो वहीं मिथ्या अपने हाथ के अंदर एक चाकू पीठ में छुपा के ले जाती है और जैसे ही सुकी से मिलवाते हैं पुलिस वाले मिथ्या को, तो मिथ्या सीधे उसके सीने में वो चाकू दाग देती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह मिथ्या की ज़िंदगी एक नरक से बदतर एक इंसान ने बना दी थी। अब मिथ्या भी जेल में पहुंच जाती है और वहां पर वो अपनी माँ का मौत का शोक मनाती है और अपने साथ हुए शोक का शोक मनाती है। तभी देखते हैं कुछ महीने बाद अब मिथ्या को एक बच्चा पैदा होता है, जिसे वो बहुत ही प्यार से पालने लगती है और मिथ्या की भी सज़ा पूरी हो जाती है। अब दोनों माँ बेटी अपने जीवन को जीने के लिए कहीं दूर निकल जाते हैं। दोस्तों इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी जब आप अकेले हो ना, तो हमेशा डट कर सामना खड़े करें। कोई भी इंसान आपको कितना भी नीचे गिराने की सोचे, लेकिन कभी नीचे नहीं होनी चाहिए। हमेशा लड़ते रहें और अंत समय में अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो स्वयं आप एक रक्षक बन के अपने आप की रक्षा कर सकते हैं और अपना बदला ले सकते हैं।
दोस्तों तो ऐसी कहानी और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।